गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शैलेंद्र में। और बच्चे, हम बात कर रहे हैं प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मगध का उत्कर्ष। ठीक है बच्चा, चलिए। देखिए बच्चा, आपको टॉपिक मालूम चल चुका है कि हम बात कर रहे हैं मगध के उत्कर्ष के बारे में। इट मीन्स हम बात कर रहे हैं मगध महाजनपद के बारे में। ठीक है बच्चा, देखिए आपके जो एग्जाम्स हैं मोस्ट ऑफ द केसेस बनते हैं वो मगध महाजनपद से क्वेश्चंस बन जाते हैं। हिस्ट्री में अगर एंशियंट हिस्ट्री के अंदर देखें तो मगध महाजनपद काफ़ी बड़ा इम्पोर्टेंट रोल आपके लिए प्ले करता है, जहाँ से आपके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चा, हम मगध महाजनपद को जानने से पहले हम उस पर आने वाले राजवंशों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखिए मगध महाजनपद को अगर इस्टेब्लिश करने का श्रेय हम देखें तो मगध महाजनपद को स्थापित करने का श्रेय बृहद्रथ को जाता है। अब देखिए बच्चा, बृहद्रथ जो है वो किस राजवंश से बिलोंग करते थे, इसके बारे में हमारे पास इतिहास के अंदर सफिशिएंट जानकारी नहीं है, सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। हालांकि ये माना जाता है कि जो बृहद्रथ हैं वो मगध महाजनपद के सबसे प्राचीनतम राजवंश से बिलोंग करते थे। ठीक है, तो मगध महाजनपद को स्थापित करने का श्रेय बच्चा जाता है बृहद्रथ को। ठीक है, और इनकी जो बच्चा राजधानी थी, बृहद्रथ की राजधानी थी वो राजगृह या हम बोल सकते हैं गिरिब्रिज। ठीक है, तो ये इनकी राजधानी थी। क्लियर है। चलिए देखिए आगे की बात। अब बृहद्रथ के बाद जितने भी राजवंश बच्चा आएंगे मगध महाजनपद के ऊपर, इनका डेटा हमारे पास अवेलेबल है। अब देखिए मगध महाजनपद पर दूसरा जो वंश आता है बच्चा वो आता है हर्यक वंश, और इसके जो फाउंडर हैं, जो संस्थापक हैं बच्चा, वो हैं बिंबिसार। और इनकी भी राजधानी बच्चा क्या थी, राजगृह थी। ठीक है, इनकी भी राजधानी क्या थी बच्चा, राजगृह थी। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो अगला राजवंश जो है बच्चा वो आता है नागवंश, और इसके जो संस्थापक हैं बच्चा वो है शिशुनाग। ठीक है, और इनकी राजधानी जो है वो हो जाती है वैशाली। इसके बाद नेक्स्ट आता है नंद वंश, और नंद वंश के जो संस्थापक के बच्चा वो है महापद्म नंद, और महापद्म नंद की जो राजधानी होती है वो होती है बच्चा पाटलिपुत्र। ठीक है, इसके बाद नंद वंश के बाद फाइनली मगध की राजगद्दी पे एक और राजवंश आता है मौर्य वंश। ठीक है, और मौर्य वंश के जो बच्चा संस्थापक है वो कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, तो ये भी आप लिखेंगे कि जो मगध राजवंश, मगध जो महाजनपद है, इस पर जो राजवंश आएगा नेक्स्ट नंद वंश के बाद जो राजवंश आएगा वो मौर्य वंश आएगा, जिसके संस्थापक होंगे चंद्रगुप्त मौर्य, और इनकी जो कैपिटल होगी, राजधानी जो होगी वो होगी बच्चा पाटलिपुत्र। ठीक है बच्चा, तो ये आप याद रखेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर हम इन सभी राजवंशों की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम आगे की तरफ देख लेते हैं। देखिए बच्चे, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं हर्यक वंश के बारे में। ठीक है, हर्यक वंश को एक और नाम बोला जाता है, हर्यक वंश को बोला जाता है पितृहंता वंश। ठीक है, पितृहंता वंश। अब ये इसको पितृहंता वंश क्यों बोला जाता है बच्चा, इसकी स्टोरी हम आगे देखते हैं। पहले हम ये देख लेते हैं कि हर्यक वंश में कौन कौन से राजा जो है वो आए हैं। देखिए हर्यक वंश के अंदर टोटल 4 राजाओं का जिक्र मिलता है, जिसमें सबसे पहले बिंबिसार आते हैं, फिर उसके बाद इनका पुत्र जिसका नाम होता है अजातशत्रु, ये आते हैं, फिर इनके बाद इनके पुत्र उदयन ये आते हैं, और उसके बाद फाइनली इनके पुत्र उदयन का पुत्र नागदशक जो है कि हर्यक वंश की राजगद्दी संभालता है। ठीक है, यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर कई बार जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी देख लेते हैं। तो बिंबिसार बच्चा कौन है, बिंबिसार जो है बच्चा वो फाउंडर हैं किसके, हर्यक वंश के हम बोल सकते हैं संस्थापक हैं। ठीक है, बिंबिसार कौन है बच्चा, संस्थापक हैं हर्यक वंश के, और नागदशक बच्चा कौन है, नागदशक है अंतिम शासक। ठीक है, अंतिम शासक किसका, हर्यक वंश का। तो ये चीज़ आप नोट करेंगे अपने नोट में। ठीक है, ये चीज़ें लिखी नहीं है, जो चीज़ें हम स्लाइड में नहीं लिखते हैं वो आपको एक्स्ट्रा अलग से बता दी जाती है। ठीक है, अब बच्चे हम बात करते हैं, हमने यहाँ पे लिखा है कि हर्यक वंश को पितृहंता वंश भी कहा जाता है। तो इसका एक रीज़न यहाँ पर हम बता देते हैं। रीज़न ये कि इतिहासकारों का मानना है कि यहाँ पर क्या है कि जो अजातशत्रु, बिंबिसार का पुत्र कौन है, अजातशत्रु, तो अजातशत्रु भाई बच्चा वो अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर देता है। ठीक है, और इसके बाद अजातशत्रु का पुत्र कौन है, उदयन, तो उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर देता है।
तो यहाँ पर क्या होता है कि अजात शत्रु अपने पिता की हत्या करता है, उदयन अपने पिता की हत्या करता है। इस कारण इस वंश को एक और नाम बोला गया है पितृहंता वंश। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो फिर हम आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि इस वंश को हम पितृहंता वंश भी कहते हैं, और इसके जो संस्थापक हैं बच्चा वो बिंबिसार हैं। और इसको कब स्थापित किया गया था? 544 ईसा पूर्व में हर्यक वंश को स्थापित किया गया था। और ये जो डेट है ना बच्चा, वो डेट हमको कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथों से। ठीक है, आइए हम देख लेते हैं कि बिंबिसार ने कितने वर्षों तक शासन किया है। तो बिंबिसार ने बच्चा कुल 52 वर्षों तक शासन किया है। क्लियर है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए फिर हम बिंबिसार के बारे में जान लेते हैं। देखिए बिंबिसार के बारे में जान लेते हैं। तो बिंबिसार जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। इसी के साथ ही बच्चा बिंबिसार से संबंधित एक प्रश्न और पूछा जाता है कि बिंबिसार जो है बच्चा वो किसके समकालीन थे? तो बिंबिसार बच्चा गौतम बुद्ध के समकालीन थे। ये पॉइंट भी आप अपने नोट में नोट करेंगे। ठीक है, तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो बिंबिसार बच्चे बिंबिसार जो है वो गौतम बुद्ध के समकालीन होते हैं और बौद्ध धर्म के अनुयायी होते हैं। ठीक है, और बिंबिसार की जो बच्चे राजधानी है वो राजगृह होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए कि एक बार क्या हुआ था कि जब महात्मा बुद्ध जो है वो बीमार हुए थे, तो बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा और इलाज के लिए राजवैद्य जीवक को भेजा था। और एक बार अवंती नरेश प्रघोत जो है ये भी बीमार हो जाते हैं, तो इनकी सेवा के लिए भी जो बिंबिसार हैं वो अपने राजवैद्य जीवक को भेजते हैं। ठीक है, तो यही पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है। क्लियर है, तो महात्मा बुद्ध और अवंती नरेश प्रघोत की सेवा के लिए बिंबिसार जो है वो अपना राजवैद्य जीवक को भेजते हैं। अब देखिए बात करते हैं हम बिंबिसार को। तो बिंबिसार जो है बच्चा बिंबिसार जो है वो मगध महाजनपद को शक्तिशाली बनाता है। तो मगध महाजनपद को वास्तविक रूप से शक्तिशाली बनाने का श्रेय जो है बच्चा वो बिंबिसार को जाता है। तो बिंबिसार क्या करता है? दो तरीके की नीतियां अपनाता है। अपने मगध राज्य को विस्तृत करने के लिए दो तरीके की पॉलिसीज अपनाता है। एक पॉलिसी के तहत वो क्या करता है? युद्ध करता है। और एक पॉलिसी के तहत बच्चा वो वैवाहिक संबंध स्थापित करता है। तो देखिए उसने क्या किया? अपने मगध महाजनपद को विस्तृत करने के लिए उसने अंग राज्य के राजा बृहदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध महाजनपद में मिला लिया था। ठीक है, इसी के साथ ही बच्चा अगर हम वैवाहिक संबंधों की बात करें तो बिंबिसार ने जो है कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन से शादी की, जिनका नाम महाकौशला था। वैशाली के चेटक की पुत्री चैलना से विवाह किया। और भद्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से भी बिंबिसार ने विवाह किया था। ठीक है ना बच्चा? अब देखिए बच्चे यहाँ पर जो भद्रदेश है ना, ये वर्तमान में पंजाब है। पंजाब का जो वर्तमान पंजाब का जो एरिया है उस टाइम का जो है बच्चा वो क्या था? भद्रदेश था। ठीक है, तो बिंबिसार ने जो है वो दो तरह की पॉलिसीज अपनाई थी, या तो युद्ध नीति और एक वैवाहिक नीति। ठीक है, तो क्या कर रहा था कि या तो आप युद्ध करिए या फिर वो वैवाहिक संबंध स्थापित कर लेता था। क्लियर? अब बिंबिसार की हत्या की बात करें तो बिंबिसार की हत्या किसके द्वारा की गई? उसके पुत्र अजात शत्रु द्वारा बिंबिसार की हत्या कर दी गई। ठीक है, तो ये पॉइंट था बिंबिसार के बारे में। आइए हम अजात शत्रु के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए बच्चा, अजात शत्रु के बारे में जाने तो अजात शत्रु को एक संज्ञा दी गई है पितृहंता की। ये प्रश्न भी बच्चे कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। हालांकि अभी एग्जाम्स में नहीं आ रहा है, लेकिन आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स उठा के देखेंगे, काफ़ी साल पुराने पेपर देखेंगे, तो वहाँ पर अजात शत्रु से संबंधित ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा गया है कि पितृहंता की उपाधि या संज्ञा किस राजा को दी गई है? तो अजात शत्रु को ये संज्ञा दी गई है। ठीक है बच्चा, देखिए इनको एक और नाम दिया गया है कुड़िक। इसके बाद बिंबिसार बच्चे जो अजात शत्रु हैं बच्चा, अजात शत्रु ने 32 वर्षों तक शासन किया है। ठीक है, और बात देखें तो बिंबिसार ने राजगृह में विशाल स्तूप का निर्माण करवाया है। स्तूप तो आप जानते ही हैं। स्तूप क्या है? महात्मा बुद्ध के जो अवशेष हैं, अवशेषों को जमीन में रखकर उसके ऊपर क्या एक विशाल इमारत का निर्माण करवाया जाता है, जिसे हम स्तूप कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अजात शत्रु जो है बच्चा प्रारंभ में, यहाँ पर ये पॉइंट्स क्लियर नहीं लिखा है, इसको यहाँ पर लिख देते हैं कि अजात शत्रु जो है बच्चा प्रारंभ में बच्चा वो जो है वो जैन धर्म का अनुयायी होता है। और इसके बाद में बच्चा वो जो है वो बौद्ध धर्म का अनुयायी
बन जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे कि अजात शत्रु बच्चा वो प्रारंभ में जो है वो जैन धर्म का अनुयायी होता है, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को अपना लेता है। ठीक है, और अजात शत्रु की भी हत्या किसके द्वारा? उदयन के द्वारा, उसके पुत्र उदयन के द्वारा कर दी जाती है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज है, वो ये है कि अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में राजगृह के अंदर महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की जाती है। तो ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। हालांकि इस पॉइंट को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति जो है वो अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में राजगृह में 483 ईसा पूर्व आयोजित की गई थी। ठीक है, चलिए तो आइए हम उदयन के बारे में जान लेते हैं बच्चा। तो देखिए, उदयन के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानना है कि उदयन ने जो है वर्तमान पाटलिपुत्र है, जैसे हम पहले पाटल ग्राम भी कहते थे, फिर बाद में उसका नाम पाटलिपुत्र भी रखा गया। तो इसकी स्थापना जो है वो उदयन के द्वारा करी गई थी। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्या है बच्चा कि उदयन जो है वो जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है, तो उदयन के बारे में, उदयन ने अपना धर्म नहीं बदला, उदयन जो है वो जैन धर्म का ही होता है। अजातशत्रु पहले जैन धर्म में जाता है और फिर बाद में बौद्ध धर्म में आ जाता है। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। क्लियर है? तो आइए हम आगे की बात कर लेते हैं। तो देखिए बच्चा, हम बात कर लेते हैं नागवंश की। ठीक है, तो नागवंश के संस्थापक कौन है बच्चा? शिशुनाग है। ठीक है, तो नागवंश के संस्थापक शिशुनाग है। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने अपने राजा राजा किसका? नागदशक नागदशक की क्या करती थी इन्होंने? नागदशक की हत्या कर दी थी। और नागदशक कौन है बच्चा? नागदशक जो है वो हर्यक वंश के अंतिम राजा हैं। ठीक है, अंतिम शासक हैं। हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदशक की हत्या करके जो शिशुनाग है वो नागवंश की स्थापना कर देता है। ठीक है, शिशुनाग जो होता है वो नागदशक का कौन है? अमात्य है। नागदशक का कौन है? अमात्य, या हम बोल सकते हैं मंत्री। ठीक है, तो शिशुनाग जो है वो नागदशक का मंत्री होता है और इनकी नागदशक की हत्या करके शिशुनाग वंश की या नागवंश की नींव रखते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चा ये क्या करते हैं? शिशुनाग जो है वो अपनी राजधानी को चेंज कर देते हैं। ये अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से ट्रांसफर करके वैशाली ले जाते हैं। लेकिन शिशुनाग वंश के एक और राजा हैं जिनका नाम है कालाशोक। ये कालाशोक क्या करते हैं कि वापस पुनः अपनी राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र लेकर आ जाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद कालाशोक के बारे में एक और पॉइंट आप याद रखेंगे कि कालाशोक के समय पर बौद्ध धर्म की द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, क्या हुई थी? द्वितीय बौद्ध संगीति। ठीक है, द्वितीय बौद्ध संगीति जो है वो कालाशोक के टाइम पे हुई थी। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। हालांकि हम बौद्ध संगीतियों के बारे में ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। अगर आपको नहीं मालूम है तो आप बौद्ध धर्म का वीडियो जाके देख लिए, वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसकी जो लिंक है बच्चा वो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्लियर है? तो फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। देखिए, नागवंश का जो अंतिम सम्राट है वो नंदीवर्धन है। देखिए बच्चा, इस टॉपिक के अंदर जितनी भी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं वो इम्पोर्टेंट है, लेकिन याद रखिए कि यहाँ से हम आगे की तरफ जितना भी हिस्टोरिकल मोमेंट्स देखेंगे, जितने भी इतिहास की चीज़ें देखेंगे, वहाँ पर आप एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे। कोई भी राजवंश आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको उनके फाउंडर और उसके लास्ट किंग, जो प्रथम जो संस्थापक हैं वो, और उसके बाद उसके जो अंतिम शासक हैं, इनको आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, तो इस वंश के अंतिम शासक कौन है बच्चा? नंदीवर्धन है। चलिए तो हम आगे की तरफ देखते हैं। हम बात करते हैं नंद वंश की। तो नंद वंश के जो संस्थापक हैं वो महापद्म नंद है, और महापद्म नंद के बारे में कहा जाता है कि ये जो राजा थे वो गैर क्षत्रिय राजा थे। ठीक है, तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो ये जो महापद्म नंद है वो गैर क्षत्रिय राजा माने गए हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि नंद वंश के अंतिम सम्राट कौन है? घनानंद है। और घनानंद के बारे में कहा जाता है ये काफ़ी बिलासी राजा था। ठीक है, और इसने एक बार अपमान किया था किसका? इसने अपमान किया था चाणक्य का। ठीक है, किसका अपमान किया था बच्चे? इसने किया था चाणक्य का अपमान। तो चाणक्य जो है वो बाद में चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर आते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य वर्सेस घनानंद एक युद्ध होता है जिसमें घनानंद हार जाते हैं और चंद्रगुप्त मौर्य
जीत जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ ही बच्चे जब भारत में घनानंद का शासन था उसी समय पर भारत में एक विदेशी आक्रमणकारी जिनका नाम सिकंदर होता है उनकी एंट्री होती है। तो यहाँ पर दो फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अंतिम सम्राट तो कौन है, घनानंद है, लेकिन घनानंद के समकालीन कौन है, सिकंदर है, और कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य है। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम थोड़ा सा सिकंदर के बारे में जान लेते हैं और उसके बाद हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा तो वो हमारा रहेगा मौर्य वंश। ठीक है, देखिए हम सिकंदर के बारे में जान लेते हैं। तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व जो है वो मैसोडोनिया में हुआ था, मैसोडोनिया में हुआ था। और इनके जो पिता हैं उनका नाम होता है फिलिप, ठीक है, जो कि मकदोनिया के रहने वाले होते हैं या मैसोडोनिया के रहने वाले होते हैं। ठीक है, और इनकी जो है बच्चा हत्या कर दी जाती है 329 ईसा पूर्व। ठीक है, यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख लीजिए 329 ईसा पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व को बीसी भी बोलते हैं, ये तो आप जानते हैं। इसके अलावा बच्चा सिकंदर के जो गुरु हैं वो अरस्तु हैं, ये काफ़ी महान व्यक्ति थे। ठीक है, काफ़ी महान थे। इनका आप अगर साइंस पढ़ेंगे ना, साइंस जिसमें आप बायोलॉजी, जूलॉजी, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो वहाँ पर अरस्तु का नाम आपको देखने के लिए मिलेगा। और जब हम साइंस पढ़ेंगे तो हम वहाँ पर अरस्तु के बारे में और ज़्यादा डिस्कशन करेंगे, क्योंकि अरस्तु जो है वो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या है कि सिकंदर जो है वो भारत विजय अभियान पे निकला हुआ था। एक्चुअली में भारत विजय अभियान नहीं, उसको हम विश्व विजय अभियान बोलेंगे। 326 ईस्वी में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर जो है वो भारत आ जाता है। ठीक है, तो भारत में सिकंदर की एंट्री कब होती है, 326 ईसा पूर्व होती है। और आता कहाँ पे है, वो सबसे पहले पंजाब में आता है। पंजाब में किससे मिलता है, पंजाब में राजा आम्भी से मिलता है और उसके बाद वो आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, और इस दौरान उसके साथ कौन कौन था, इस दौरान उसके साथ सेल्यूकस निकेटर था जो उसका थल सेनापति था, थल सेनापति था। और इसके साथ उसका निर्याकस था, निर्याकस उसका जल सेनापति था, जल सेनापति था। इन दोनों के साथ वो भारत के अंदर प्रवेश करता है और उसके साथ सेना होती है। 326 ईसा पूर्व वो राजा आम्भी से मिलने के बाद आगे की तरफ बढ़ता है। तो पंजाब का एक राज्य था पुरु। ठीक है, पुरु के राजा थे पोरस। पुरु के राजा कौन थे बच्चा, राजा थे पोरस। तो राजा पोरस के साथ उसका युद्ध होता है। ठीक है, इस युद्ध को हम बोलते हैं बितस्ता का युद्ध या हम बोलते हैं झेलम का युद्ध। ठीक है, झेलम नदी का युद्ध। ठीक है बच्चे, इसको एक और नाम दिया जाता है, इसको हम नाम देते हैं हाइड स्पीच का युद्ध। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं हाइड स्पीच, हाइड स्पीच का युद्ध। ठीक है, तो इस युद्ध को 3 नाम दिए गए हैं। सिकंदर वर्सेस जो पोरस का युद्ध हुआ था उस युद्ध को हम झेलम नदी का युद्ध भी बोलते हैं, बेतस्ता का युद्ध भी बोलते हैं और हाइड स्पीच का युद्ध भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है बच्चा, जब यहाँ पे चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखो बच्चा कि युद्ध होना है, कौन सा युद्ध होना है, झेलम नदी का युद्ध होना है, झेलम नदी का युद्ध होना है। और इस युद्ध में क्या है, ये युद्ध किस किस के बीच में है? झेलम नदी का युद्ध बोलेंगे हम, इसे हम हाइड स्पीच का युद्ध भी बोलेंगे। ठीक है, इसे हम झेलम नदी का युद्ध बोलेंगे और इसे हम हाइड स्पीच, ठीक है, हाइड स्पीच का युद्ध बोलेंगे और इसे हम बेतस्ता का युद्ध भी बोलेंगे। इस युद्ध में क्या हुआ था बच्चा कि ये युद्ध किस किस के बीच में होना है, ये युद्ध होना है सिकंदर वर्सेस पोरस। ठीक है, माना जाता है कि इसमें पोरस जो है वो हार जाते हैं और सिकंदर जो है वो जीत जाते हैं। लेकिन सिकंदर जो है बच्चा वो राजा पोरस की बहादुरी देखकर इतना ज़्यादा प्रसन्न होता है कि राजा पोरस को सात सम्मान जो है वो छोड़ दिया जाता है अपने कैद से। और उसके बाद इनका जो पूरा साम्राज्य है राजा पोरस का वो वापस राजा पोरस को दे दिया जाता है। ठीक है, जब ये युद्ध खत्म हो जाता है, ये युद्ध कब हुआ था, 326 बीसी में। आपने देखा होगा, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 326 बीसी। ठीक है, तो 326 बीसी में ये युद्ध हुआ था राजा पोरस और सिकंदर के बीच में। ये कहानी थी। इसके बाद देखो बच्चा क्या होता है कि सिकंदर ये युद्ध लड़ने के बाद आगे की तरफ बढ़ता है और कहाँ पहुंचता है, ब्यास नदी पर पहुंचता है। अब ब्यास नदी पर पहुंचने के बाद बच्चा सिकंदर की जो सेना है वो ब्यास नदी को पार करने से मना कर देती है। इसका रीज़न ये बताया जाता है कि कम से कम 5 से 6 साल से लगातार उसकी सेना लड़ती चली आ रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी, जिस कारण सेना ने ब्यास नदी को पार करने से मना कर दिया। ठीक है, तो इसके बाद क्या करता है सिकंदर भारत छोड़कर वापस जो है वो मैसेडोनिया जाता है।
तो मैसेडोनिया जाता है तो 325 ईसा पूर्व में सिकंदर जो है वो भारत से वापस लौट जाता है, लगभग 19 माह का समय बिताने के बाद। तो बच्चे ये प्रश्न भी कई बार आया है कि सिकंदर जो भारत कितने महीने तक रहा था, तो सिकंदर जो है वो 19 महीने तक भारत रहा था। ठीक है, तो 325 ईसा पूर्व में वापस लौट जाता है और 323 बीसी में, ठीक है, 323 बीसी में बच्चा वो बेबीलोन पहुंच जाता है और यहाँ पर बच्चा इसको हो जाता है मलेरिया। ठीक है, मलेरिया हो जाता है, तो मलेरिया होने से इसको 33 वर्ष की उम्र में, काफ़ी कम उम्र में इसकी जो है वो डेथ हो जाती है। ठीक है, तो सिकंदर जो है वो बेबीलोन में जाके सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। क्लियर है बच्चे? तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं। और इस सेशन का जो है, सेशन की बच्चा पीडीएफ जो है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इस पीडीएफ को जो है वो डाउनलोड कर पाएंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक जो है बच्चा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और बच्चा उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और आप प्रॉपर तरीके से नोट भी बना रहे हैं। तो वीडियो पसंद आए बच्चा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे हम कोशिश करेंगे उतना अच्छा आपको कंटेंट प्रोवाइड कर पाएँ। ठीक है बच्चा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी पहुँच बन पाएगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।